So guys, what's up? This is Hemant Mahajan. I hope that you are doing absolutely well. So भाई और बहनों, welcome to the GST Crackers series and this is our 6th video out of 7 videos. मतलब हम लोग ने बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स हम लोग ने कवर किए हैं. 4 चैप्टर्स बाकी है. सबसे पहला अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इज लेफ्ट, TDS TCS एंड GST इज लेफ्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेफ्ट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज लेफ्ट. बाकी ईच एंड एवरी चैप्टर का मैंने तुम लोगों को LDR क्वेश्चंस उसके वीडियोस के साथ डिस्कस किया और ये तुम लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. सबसे बेस्ट चीज मैंने एक चैप्टर के लिए किया, दैट इज एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी. प्लीज अगर तुम लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज वो देखना, बिकॉज वो मैंने एक एक कंपाइलेशन बनाया है ऑफ ऑल द क्वेश्चंस विच कैन बी और विच हैव ऑलरेडी आस्क्ड बाय द इंस्टीट्यूट एंड एक मैंने टेबल बनाया, वो टेबल के अंदर सब कुछ तुम्हारा कवर हो जाएगा. पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3 चैप्टर से. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर 3 चैप्टर्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, TDS TCS एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. एंड तक आराम से एकदम एकदम रिलैक्स होकर बैठना और ये क्वेश्चंस का लेक्चर देखना, बहुत मजा आएगा. अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स थोड़ा सा इग्नोर्ड चैप्टर है तो हम लोग वो अच्छे से कवर करेंगे और बाकी मतलब तीनों अच्छे से कवर करने वाले हैं. पर इस पे भी थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज लोग ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते. और अगर इंस्टीट्यूट ने क्या मालूम 4-5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया तो इसके वजह से हम लोगों को ये टाइम तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है. इसके वजह से मैंने भी क्या किया कि ऐसे नहीं कि 1-2 क्वेश्चंस करके छोड़ दिए, मैंने भी 5 क्वेश्चंस अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स के रखे, 4-5 क्वेश्चन जो भी है वो. ठीक है, तो एटलीस्ट ये चीज अच्छे से तुम लोग क्या करोगे, करके जाओगे. चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. पर ये भी स्टार्ट करने के पहले बाबा, अगर तुम लोग ये चैनल पे नए रहोगे तो प्लीज एक बार छोटा सा वो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है ना, वो दबा देना. उसके बाद अगर तुम लोगों को अच्छा लगे तो बाद में, हाँ बाद में, मैं बाद में बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करना कि ये लेक्चर कैसे लगा. पर एक लाइक तो बिफोर वी स्टार्ट कर ही सकते हो. स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. सबसे पहला क्वेश्चन, मिस्टर स्काई इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल्स. क्या बात है, वो बिजनेस ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल्स के बिजनेस में है. ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम एंड हैज ऑप्टेड फॉर द सेम. मतलब ओके, उसने क्या किया, ट्रेडिंग ऑफ मोबाइल में है, वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, उसने ऑप्ट भी कर दिया. ही सीक्स योर एडवाइस फॉर द रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय हिम एज कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन. ओके, क्या बोला मैंने, ये कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑलरेडी उसने ऑप्ट किया हुआ है, उसके बाद उसको कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है बाबा. तो ये कौन से रिकॉर्ड्स है जो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है? बहुत सिंपल पार्ट है. 2 पॉइंट्स तुम लोग याद रखोगे. नंबर 1, इट इज इन रिलेशन टू स्टॉक ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक ऑफ गुड्स. एंड नंबर 2, डिटेल्स ऑफ टैक्स. मतलब उसको गुड्स के बारे में भी थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती. दूसरा, कुछ टैक्सेशन के रिलेटेड डिटेल्स भी उसको इंफॉर्मेशन रखने का जरूरत नहीं होता है. सर कौन से चीजें हैं स्टॉक ऑफ गुड्स के केस में? देखो, ये तुम लोगों को बताओ क्या, ये चीजें नॉट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट. बट कौन सी चीजें? एकदम सिंपल 4 चीजें याद रखेंगे. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स परचेस्ड, गुड्स सप्लाइड. वापस बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स परचेस्ड, गुड्स सप्लाइड. ये तो 4 चीजें याद रहेगी कि नहीं तुम लोगों को? ओके, कैसे है देखो, अकाउंट्स ऑफ स्टॉक इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड सप्लाइड बाय हिम एंड सच अकाउंट्स शैल कंटेन द पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग बैलेंस में किधर है देखो, बैलेंस ऑफ स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बराबर है. उसके बाद क्या बोला मैंने, गुड्स रिसीव्ड मतलब रिसीट ऑफ स्टॉक्स. बाद में क्या बोला मैंने, सप्लाई मतलब सप्लाई. ये 4 चीजें तुम लोगों को याद रहेगी कि नहीं? डेफिनेटली याद रहेगी. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड, गुड्स सप्लाइड, बराबर. और उसके बाद गुड्स स्टोलन. ठीक है, ये एक्सप्रेशंस बेसिकली तुम लोग याद रखो. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव्ड, गुड्स सप्लाइड, स्टोलन. कोई तो मुझे चोरी करके लेके गया, तो विच इज गुड्स लॉस्ट और स्टोलन और डिस्ट्रॉयड और रिटर्न ऑफ एक्सेट्रा. तो ये 5 चीजें तुम लोग क्या करने वाले हो, याद रखने वाले हो. ये चीजों के बारे में तुम लोगों को इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत, रखने की जरूरत नहीं है. एकदम बराबर. तो ये कैसा है ना, ये क्यों बताया मैंने, बिकॉज लोगों को मालूम है कि हाँ ऐसा कुछ तो है, बट एग्जाम में ना तुम लोगों को याद नहीं आता है फटाफट. ये मुझे मालूम है, जेनरिक चीजें याद करना बहुत डिफिकल्ट होती है. अभी भले तुम लोगों को मैं बताता कि ये इंपॉर्टेंट है, पर तो भी तुम लोग याद रखने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालते. क्या ठीक है, इजी है, पर इजी है पर वो क्या है वो याद नहीं रहता. ठीक है, तो इसकी वजह से आई थॉट ऑफ मेकिंग सम शॉर्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग. ठीक है, ओके. डिटेल्स ऑफ टैक्स का बात करते हैं. डिटेल्स ऑफ टैक्स में एकदम सिंपल है. मेरा टैक्स पेबल कितना है, 100 रुपीज. डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल ये याद रखना. दूसरा, मैंने टैक्स कलेक्ट करके पे कितना किया, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट.
समझ आएगा? मैं याद करवा रहा हूँ तुम लोगों को ये लेक्चर में ही। सबसे पहले क्या है, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल, 100 रुपीज का टैक्स पेबल था। मैंने 80 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया और पे कर दिया। ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, मेरे पास इनपुट टैक्स कितना है? मेरे पास इनपुट टैक्स 100 का है, पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कितना किया? सिर्फ 80 का ही किया। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। सो इनपुट टैक्स 100 का है, पर क्लेम तो 80 ही किया। टुगेदर विद द रजिस्टर ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस। ये चीज याद रहेगी। सो ये भी इंफॉर्मेशन लिखने की रखने की जरूरत नहीं है। सबसे एकदम याद रहेगा क्या? कितना पेबल है? 100 है। मैंने कलेक्ट करके पे कितना किया? 80 किया। सो टैक्स पेबल, टैक्स कलेक्टेड एंड पेड, बाद में इनपुट टैक्स टोटल कितना है, टोटल इनपुट टैक्स मैंने क्लेम कितना किया। ये चार चीज तुम लोग को याद रहेगी कि नहीं? एकदम मस्त है। बाद में नॉर्मल है, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, खत्म भाई। तुम लोगों का अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स का जो आंसर होगा ना, भरा हुआ रहेगा अगर तुम लोग ने ऐसे याद रखा तो। राइट? अभी तुम लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये तुम लोग ने जेन्युइनली मुझे बताओ कि ये तुम लोग ने कभी भी याद रखने का ट्राई भी किया था क्या? 1% लोग जो होंगे वो जिन्होंने ऐसा कुछ याद करके कि हाँ ऐसे याद रखना है, ऐसा सोचा भी होगा अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स में, बिकॉज़ अपने अपने अब हम लोग इसको इतना भाव नहीं देते चैप्टर को। ठीक है? तो बट ये लेक्चर देखने का तुम लोगों को डेफिनिटली याद रहेगा। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कितना आया, कितना गया, और गुड स्टोलन। 5 पॉइंट्स इधर याद रखे। डिटेल्स ऑफ टैक्स, टोटल कितना टैक्स पेबल था? 100। टैक्स कलेक्ट करके पे कितना किया? 80। 2 पॉइंट याद रहे। तीसरा पॉइंट कौन सा? तीसरा पॉइंट के अंदर कौन सा? मेरे इनपुट टैक्स कितना है? 100। मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कितना किया? 80। 4 पॉइंट याद रहेंगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस। ये 7 पॉइंट जो तुम लोगों को पता है कि इसका इंफॉर्मेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, और डिलीवरी चालान भी है। एकदम मस्त। बढ़ते हैं क्या आगे? एक नंबर सर, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। Mr. Harsh Manjula is engaged in the business of works contract service and request your guidance as to specific records required to be maintained by him. एकदम सिंपल है। जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, तो एकदम सिंपल बात है। देखो ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ठक ठुक कर रहा हूं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बराबर। वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले ये देखो कि भाई किसके लिए कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? किसके लिए कर रहा हूं। मैं तुम लोगों को इस लेक्चर के अंदर ही सब कुछ याद करवाऊंगा, किसके लिए कर रहा हूं। तो ये पहले याद रखो, पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। बराबर है कि नहीं? ओके, तो ये उसका नेम एंड एड्रेस याद रखना। बराबर। उसके बाद मुझे गुड्स कितने मिले और मैं कितने यूज किए, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है? मुझे गुड्स या सर्विस मैंने कितने इनवर्ड सप्लाई किया था गुड्स एंड सर्विस का। देखो ना, गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, वो इंफॉर्मेशन रखो कि क्या गुड्स, क्या सर्विसेज, कितना डिस्क्रिप्शन, क्या वैल्यू, क्या क्वांटिटी, सब कुछ तुम लोग याद रखोगे। और इतना लिया तो सही, पूरा का पूरा यूज हो गया क्या, उसका इंफॉर्मेशन नेक्स्ट इसमें लिखना। गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन द एग्जीक्यूशन। सबसे पहले किसके लिए कर रहा हूं, उसका नाम और एड्रेस। क्या परचेज कर रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज, सीमेंट परचेज किया, ब्रिक्स परचेज किया, उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, सब कुछ देख ले। कितना यूज किया तो उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी वो लिख ले। 3 पॉइंट याद रहेंगे कि नहीं रे बाबा? एकदम याद रहेंगे भाई। चौथी चीज है डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। ये सब करने के लिए पैसा मिलना चाहिए कि नहीं, तो कितना पैसा मिला वो लिखना। बराबर। और जो जो जिससे मैंने परचेज किया हुआ है ना, जिससे मैंने पॉइंट नंबर 2 में परचेज किया हुआ है ना, सर्विसेज या गुड्स रिसीव्ड, उसका वो जो सप्लायर है ना, उसका नाम और एड्रेस भी चाहिए। याद रहेगा। 5 पॉइंट में तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग याद करोगे। तुम लोग स्पीड रहेगा, पहले स्लो कर, पहले स्पीड स्लो कर, पहले स्पीड स्लो कर, 1x पे कर। 1 आई नो थोड़ा तकलीफ होगा, आई नो थोड़ा तकलीफ होगा, 1x पे कर पहले। बराबर, ओके, नो प्रॉब्लम। किया क्या? ओके। अभी उसकी उसकी तुझे क्या है, छोड़ दो, छोड़ दो, अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, हर्ष मंजुला जो है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में 5 चीजें, वो एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, उसको 5 चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। नंबर 1 क्या याद रखना है कि किसके बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूं, उसका नाम और एड्रेस। कितनी चीजें मैंने परचेज की या इनवर्ड सप्लाई किया, गुड्स एंड सर्विसेज इनवर्ड सप्लाई। कितने सर्विसेज मैंने और कितने गुड्स मैंने सप्लाई किए, वो 3 पॉइंट्स हो गए। कितना मुझे पैसा मिला, ये चौथा चीज हो गया। जिससे मैंने परचेज किया था उसका नाम और एड्रेस क्या है। ये चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। ये डिस्क्रिप्शन, सॉरी, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में। एकदम बराबर, पक्का एकदम। 2 क्वेश्चंस एकदम चकाचक याद रहेंगे कि नहीं? एक नंबर। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 36। एकदम सिंपल है सर। ये रिटेंशन जो होता है ना, वो होता है 72 मंथ्स का। कितना होता है? 72 मंथ्स का। पर लोगों को इतना ही मालूम होता है। 72 मंथ्स में स्पेसिफाई करेंगे हम लोग, 72 मंथ्स विल स्टार्ट फ्रॉम विच डेट? 72 मंथ्स विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर।
सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। सो अगर मैंने बात किया फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो 24-25 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2025। और इधर से लेके 72, एकदम बराबर, एकदम बराबर। ओके। अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अपील में जाता है, कभी कभी अपील में जाता है केस। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का केस अपील में गया है, देन इन दैट केस 72 मंथ्स जो है वो 72 मंथ्स के पहले अगर अपील फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग 72 मंथ्स के बाद डिस्पोज ऑफ कर देंगे? क्या ऐसा थोड़ी करेंगे। तो हम लोग अपील तो फिनिश होने का वेट करेंगे कि नहीं? डेफिनेटली। तो उन्होंने बोला 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, और 1 year फ्रॉम फाइनलाइजिंग द अपील। मतलब जो ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उधर से 1 year, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। समझा क्या? तो ये तुम्हारा पॉइंट होता है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट। समझा? ओके। वेदर द ट्रांसपोर्टर्स who are not registered under GST are required to maintain any accounts under provisions of CGST Act 2017। मतलब क्या? Whether the transporters, ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, who are not registered, उनको भी कुछ मेंटेन करने का जरूरत है क्या? देखना यार, सिंपल चीज है। अगर कोई ट्रांसपोर्टर है, उन्होंने बोला हाँ तुम लोगों को रखना है, तुम लोगों को कुछ चीजें रखनी पड़ती है, तो क्या चीजें रखनी पड़ती है? सबसे पहली चीज, मैं किस कौन से बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे ये गुड्स लेके जा रहा हूँ, मतलब कंसाइनर का इन्फॉर्मेशन, कंसाइनी का इन्फॉर्मेशन, कौन से गुड्स लेके जा रहा हूँ उसका इन्फॉर्मेशन, तो वो तो बेसिक चीज है, वो देखो वही लिखा है उन्होंने। द ट्रांसपोर्टर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड शैल मेंटेन द यूनिक एनरोलमेंट नंबर ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। ये चीज याद रखना। क्या होना चाहिए उनके पास? यूनिक एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट। मतलब कि कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन से गुड्स डिलीवर हो रहा है, या गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट है, अलॉन्ग विद द जीएसटी आई एन, इसके बिहाफ पे तुम लोग कर रहे हो, रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर ईच ऑफ इट्स ब्रांचेस। बराबर। तो गुड्स का इंफॉर्मेशन, गुड्स जितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जीएसटी आई एन ऑफ द कंसाइनर, जीएसटी आई एन ऑफ द कंसाइनी। बराबर। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने? ऑल्सो एक्सप्लेन इफ देर आर एनी, इफ एनी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड अंडर जीएसटी। वही बात है कि क्या क्या करना पड़ता है। एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, मतलब जो वेयर हाउस कीपर है, इवन इफ अनरजिस्टर्ड, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड अंडर जीएसटी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। मतलब एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, इवन इफ अनरजिस्टर्ड, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स। मतलब ट्रांसपोर्टर को तो रखता ही है, पर अगर कोई वेयर हाउस कीपर होगा, गोडाउन कीपर होगा, जो स्टोरेज रखता है गुड्स का, उसको भी गुड्स का इंफॉर्मेशन रखना क्या है, रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी है, ट्रांसपोर्टर के साथ साथ। एकदम बराबर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिस्ट एनी 4 रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय एन एजेंट अंडर द सीजीएसटी रूल्स। 4 रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द एजेंट। एकदम सिंपल है। एजेंट जो होता है ना, वो एजेंट कौन से रिकॉर्ड्स रखेगा? एकदम सिंपल बात। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन रखेगा कि वो एजेंट कैसे बना, कुछ ऑथराइजेशन लेटर मिला होगा। ही मस्ट हैव रिसीव्ड सम ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल। फर्स्ट पॉइंट वही है, देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल। सबसे पहले ऑथराइजेशन। दूसरा, मैं कितने गुड्स परचेस किए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एंड कितने गुड्स सप्लाई किए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट वही है, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, एंड सेकंड, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। ये 3 पॉइंट सब लोगों को याद रहेंगे। ये भी सही है सर। ओके। उसके बाद डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल। कौन से डिटेल्स उन्हें प्रिंसिपल को फर्निश किए, उसका इंफॉर्मेशन। और अगर तुम लोग ने टैक्स पे किया होगा ऑन रिसीट और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल, तो ये सब चीजें तुम लोगों को एजेंट को रखनी पड़ती है। बराबर। ये लेक्चर होने के बाद, जो भी 15 मिनट का ये लेक्चर होगा, इसके बाद तुम लोग 5 मिनट दोगे, तुम लोग 5 मिनट दोगे खुद को, जस्ट टू रीड द थिंग्स विच वी हैव डन एंड रिमेंबर द पॉइंट्स।
ओके, बिकॉज़ तुम लोग ने अभी किया ना, सो तुम लोगों को इंटरेस्ट आएगा नेक्स्ट टाइम करने के लिए। अगर ये तुम लोग ने सिर्फ लेक्चर देखा, तो क्या तुम लोग आज याद रहेगा, कल तुम लोग भूल जाओगे। बट अभी ना मेरे साथ तुम लोगों को आई नो कि तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हाँ यार, ये ईज़ी है, हो सकता है। तो 5 मिनट देना, 10 मिनट देना, अच्छे से पॉइंट्स पढ़ना। अगर ये छोड़ा होगा तुम लोग ने चैप्टर, तो रुकना, 10 मिनट देना, बता रहा हूँ बहुत ईज़ी चैप्टर है। थोड़ा सी चीज़ें याद रखने के लिए है, बट यार 4 मार्क देते रहेंगे तो क्यों नहीं यार, बराबर? लास्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द गिवन इंडिपेंडेंट सिचुएशंस relating to GST procedures. Your answer should include relevant, ठीक है। Go to dress is a chain of stores dealing in ready-made garments through 5 showrooms in Delhi. It has single GST-IN for all its showrooms in Delhi and has principal place of business at Karol Bagh, Delhi. One of the consultants has suggested Go to Dress to maintain books of accounts of all of its 5 showrooms at principal place of business at Karol Bagh. For better administration and control, give your comment on the above advice according to the provisions. उन्होंने क्या बोला, 5 ऑफिसेज है ना, एक काम करना, पांचों के ये जो अकाउंट्स होंगे वो प्रिंसिपल प्लेस पे रखना, सो दैट सब जगह सब कुछ एक जगह रहेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में तुम्हारा प्रिंसिपल प्लेस का ही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, और जो रिस्पेक्टिव ऑफिसेस है वो रिस्पेक्टिव ऑफिसेस में वो रिस्पेक्टिव ऑफिसेस का ही डेटा उधर ही होना चाहिए। So please try to understand this. Is not correct. Suggestion is not correct. Every registered person is required to keep and maintain his books of accounts at his principal place of business. शाबाश, उधर रखना है, but where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such place of business. At such place of business मतलब वो respective offices में ही तुम लोगों को रखने हैं। एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। ओके, तो ये अपने दोस्तों 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स के। भले हम लोग ने 15 मिनट इसमें स्पेंड किए होंगे, बट मैंने थोड़ा-सा मेरे एंड से एफर्ट्स डाले हैं, सो मेक यू रिमेंबर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन अकाउंटेंट रिकॉर्ड्स। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दीस कॉन्सेप्ट। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं टीडीएस टीसीएस से। ठीक है, टीडीएस टीसीएस में 5-6 क्वेश्चंस है, मस्त देखते हैं एकदम। मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर selling his own products through a website hosted by him. Okay, no problem. Does he fall under the definition of electronic commerce operator and whether he is required to collect the TCS? कभी भी चीज याद रखना, टीसीएस जो होता है वो क्यों लगता है। सबसे पहले तुम लोगों को यह समझना चाहिए कि टीसीएस होता क्यों है। टीसीएस होता है क्योंकि जब भी ओके, इधर मैंने कल के भी आई गेस कौन से तो एक चैप्टर में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था। इधर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इधर एक पर्सन है और इधर गवर्नमेंट है। ठीक है, अभी ये बंदा जो होता है ना, ये बंदा पेमेंट करता है गवर्नमेंट को। अभी ये गवर्नमेंट को पूरा पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चन होता है। इसके वजह से गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोलता है टीसीएस कलेक्ट करना, और ये टीसीएस कलेक्ट करके ये गवर्नमेंट को दे देना। अभी टीसीएस कलेक्ट होता है बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ डाउट ऑन दिस पर्सन कि भाई ये पे नहीं किया, तो इसके वजह से ये टीसीएस कलेक्ट करने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला जाता है। अभी अगर अभी अगर उन्होंने क्या बोला, अभी अगर खुद का वेबसाइट होगा, खुद का वेबसाइट होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर का, तो अगर मतलब मैं सेलर हूं और मेरा खुद का वेबसाइट है, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा क्या? तो प्लीज समझना, ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर ये नहीं आएगा अगर ये खुद का वेबसाइट होगा तो, और इसके वजह से टीसीएस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ये दोनों सेम पर्सन है। ये दोनों अगर सेम पर्सन है तो टीसीएस, मैंने क्या बोला था, एक पे शक होता है कि वो पे करेगा कि नहीं, बट अभी तो शक है ही नहीं बिकॉज वो दोनों सेम पर्सन है। तो ये जो खुद का वेबसाइट है ना, ये खुद का वेबसाइट ई कॉमर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन में नहीं आएगा और टीसीएस भी कलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। समझा क्या? देखो, TCS is required to be collected on the net value of taxable supplies made through it by other supplies where consideration is to be collected by e-commerce operator. In cases where someone is selling their own products through a website, there is no requirement to collect tax at source as per the provisions of this section. So these transactions will be liable to GST at the prevailing rates. मतलब इधर TCS applicable नहीं होगा, इसमें normally fall हो जाएगा. Okay. Now इसमें
मिस्टर एक्स इज सेलिंग इट थ्रू अ वेबसाइट होस्टेड बाय हिम। अभी ये जो वेबसाइट है, मैंने गलती से क्या बोला तुम लोगों को, ये वेबसाइट ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होगा, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर आएगा। माय बैड, आई एम वेरी सॉरी। मैं बोल रहा हूँ कि ई कॉमर्स ऑपरेटर में फॉलो हो जाएगा, बट ये टीसीएस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। बिकॉज रीजन रिमेन्स द सेम। रीजन इज कि भाई वो दोनों कौन है, सेम पर्सन है। वो दोनों सेम पर्सन है, तो वो टीसीएस का इधर बात नहीं होता है, इसके वजह से इधर टीसीएस नहीं लगेगा। बराबर, देखो एज पर द डेफिनेशन मिस्टर एक्स विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। बिकॉज बराबर ना, वेबसाइट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में फॉल हो रहा है, बट वो टीसीएस का प्रोविजन में नहीं आएंगे, बिकॉज अपना लॉजिक बहुत सिंपल है। बिकॉज वी नो द लॉजिक ऑफ टीसीएस, बिकॉज इस पे अगर प्रॉब्लम होगा, शक होगा, इसके वजह से ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला जाता है। समझा क्या? ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1 इज। क्वेश्चन नंबर 2, Ramlala Enterprises, registered in Delhi, is engaged in the supply of interior decoration service to Andhra Bhavan, located at Delhi. ठीक है. Service contract is entered into with the government of Andhra Pradesh, registered only in Andhra Pradesh. The total contract value, inclusive of GST, is 15,50,000. The payment for the same is due in October. You are required to determine the amount of tax, if any, to be deducted एंड सीजीएस टीएसडी से रेट्स देके रखा। ठीक है, अभी प्लीज चीजों को समझना। कभी कभी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। नंबर वन, एक स्पेसिफाइड पर्सन दूसरे स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस देता है, बराबर सप्लाई करता है। दूसरा, वेर द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अप टू 2,50,000, तो टीडीएस नहीं लगता है। तीसरा तीसरा व्हेन इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड रेसिपिएंट इज इन अ डिफरेंट स्टेट, इज इन अ डिफरेंट स्टेट। ये तीन केसेस हमेशा तुम लोग टीडीएस के क्वेश्चन में याद रखोगे। स्पेसिफाइड पर्सन टू स्पेसिफाइड पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप टू 2.5 लाख, एंड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, एंड रेसिपिएंट इज इन अ डिफरेंट स्टेट, इधर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी इसमें देखो तीनों में किधर कुछ फॉल हो रहा है क्या? अभी ये एंटरप्राइजेस जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, बराबर, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 250 के ऊपर है, तो ये भी नहीं आएगा। अब एक तीसरा देखो, ये इंटर है कि इंट्रा है, वो किधर का है, दिल्ली का है। वो कौन सा सर्विस दे रहा है, इंटीरियर डेकोरेशन का सर्विस दे रहा है, मतलब ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? अभी याद करो, प्लेस ऑफ सप्लाई में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12(3) करके, उन्होंने बोला है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज ऑन इमोबल प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। जिधर भी वो चीज लोकेटेड है, मतलब जिधर भी वो इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। किसर सर्विस दिया? दिल्ली में ही सर्विस दिया, आंध्र भवन में। सो इट इज गोइंग टू बी इंट्रास्टेट। अभी कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ हुआ है, एंड इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। कैन आई से इट इज एन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड द रेसिपिएंट इज इन अ डिफरेंट स्टेट, एंड दैट्स व्हाई टीडीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल। कभी भी याद रखना, टीडीएस के क्वेश्चन यही 3 पॉइंट्स पे बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो ये 3 पॉइंट्स अगर नहीं होंगे तो टीडीएस का क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन मान लेना, बिकॉज यही तो 3 पॉइंट्स पे किस किस पे नहीं लगता है, वही तो मेन पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स हम लोग क्या करोगे, याद रखोगे, 4 मार्क्स पॉकेट में। समझा क्या? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ रामलाला एंटरप्राइजेस इज रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम? डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। मिस्टर अमित, और सप्लायर लोकेटेड एट मीरठ, यूपी, supplied the bed sheets, pillow covers, and blankets to the governmental agency that registered in यूपी। तो ये भी यूपी, सप्लाई जिसको किया है वो भी यूपी। द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 4,61,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो उन्होंने नीचे बाइफर्केशन दिया। इज गवर्नमेंटल एजेंसी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स while making the payment to Mr. Amit under section 51? एंड इफ यस, अभी तीनों में फॉलो हो रहा है कि देखो स्पेसिफाइड पर्सन टू स्पेसिफाइड पर्सन है क्या? नहीं, मेरे पास अमित सर्विस दे रहा है, तो ये तो नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू 250 है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप टू 250 है क्या? वो भी नहीं है। तीसरा चीज, इंट्रा स्टेट है बट रेसिपिएंट इज इन अ डिफरेंट स्टेट, ऐसा है क्या? देखते हैं। यूपी है, गवर्नमेंटल एजेंसी रजिस्टर्ड इन यूपी है, और ऐसा कुछ भी बोला नहीं है कि वो दूसरे स्टेट में है। तो कहना से ये सब कुछ इंट्रा ही है, और रेसिपिएंट भी वही स्टेट में है। इसके वजह से भाई और बहनों, इसमें टीडीएस लग जाएगा। समझा क्या? वो तीनों एक्सेप्शन में फॉल नहीं हो रहा है, तो टीडीएस लग जाएगा, बराबर।
And if yes, determine the amount of tax to be deducted at source. Since it is intrastate, uh, हाँ ये नहीं, हाँ, since it is intrastate 1% लग जाएगा ना रे, 1% लग जाएगा. देखो, TDS 1% each under CGST SGST on the net value of taxable supplies. Basically 4 6 क्या था वो, 4,61,000 पे 1% एंड 1% TDS काटा जाएगा. CGST SGST बराबर. पढ़ते क्या आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे. वेरी गुड क्वेश्चन. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, बट अच्छे से करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश. आराम से एक एक चीज देखेंगे. एक ये गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, रजिस्टर्ड विथ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट यूपी स्टेट फॉर डिडक्टिंग जीएसटी. ठीक है, फॉर डिडक्टिंग जीएसटी. ओके, मतलब ये रेसिपिएंट का बात कर सकते हैं हम, ये सप्लायर नहीं है, सिर्फ डिडक्ट करने के लिए वो उसने रजिस्ट्रेशन लिया है. It enters into a contract with public sector undertaking registered under GST in the state of Delhi for supplying goods valued 3,50,000. मतलब PSU is going to supply the goods to central government department. ये है यूपी में रजिस्टर्ड, और PSU किधर रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड. समझा क्या? ये बेसिकली इसका मतलब है, ठीक है. फॉर 3,50,000, ये भी अच्छा है, फेवर में है. PSU argues that no tax is deductible on this supply by the central government department as it is located outside the state of UP and therefore not liable to tax under CGST SGST as it is local levy, and IGST is not applicable if it is located in another state other than the state in which department is registered. क्या लगता है, इस पे टैक्स लगना चाहिए क्या? टैक्स नहीं लगना चाहिए. तो सर वो पीएसयू ने जो बोला है वो करेक्ट है क्या? अरे नहीं भाई, पीएसयू ने बोला है वो करेक्ट है कि टीडीएस नहीं लगना चाहिए, बट उसको जो रीजनिंग दिया ना वो रीजनिंग गलत है. रीजनिंग ये नहीं है कि वो आउटसाइड यूपी है, इसके वजह से, मतलब पीएसयू जो है वो आउटसाइड यूपी है इसकी वजह से. ऐसा नहीं होता है. जब भी एक स्पेसिफाइड पर्सन दूसरे स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस देता है, तभी उस पर टीडीएस नहीं लगता है. दिस इज द रियल रीजन. अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हैं क्या? तुम लोग बोलोगे ना, तभी पता ना कि भाई आंसर करेक्ट है पर उसका रीजनिंग गलत है. तो इस पे टीडीएस नहीं लगेगा, एंड द रीजन इज स्पेसिफाइड पर्सन टू स्पेसिफाइड. अंडरस्टैंडिंग. Point number 2, would there be any difference if instead of the PSU, if it was an entity in the private sector? मतलब यही PSU के जगह पे अगर प्राइवेट सेक्टर वाला कौन सा एंटिटी होगा, प्राइवेट कंपनी, देन इन दैट केस डेफिनेटली इस पे टीडीएस लगेगा, बिकॉज वैल्यू भी कितना है दोस्त, 3,50,000, विच इज मोर देन 2,50,000. तो इस पे टीडीएस लगेगा, एंड ऑफ कोर्स इस पे आईजीएसटी लगेगा, बिकॉज ये दिल्ली एंड यूपी की बात है. तो 2% जीएसटी लग जाएगी. बराबर. इफ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी अंडरटेक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. ओके, मतलब ये जो है उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया, प्राइवेट सेक्टर एंटिटी ने, फॉर द अबाउट डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली. अभी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज होगा. क्यों? बिकॉज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जिधर दिया जाता है, वेयर लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टीज देयर, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. अभी प्राइवेट कंपनी जो सर्विस दे रहा है वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस है वो दिल्ली में ही दे रहा है, सो दिल्ली टू दिल्ली हो जाएगा, ये इंट्रा स्टेट हो जाएगा. और इंट्रा स्टेट के केस में if the recipient is located in UP, then in that case TDS will not be applicable. समझ रहा है क्या? इसकी वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में. अंडरस्टूड? ओके. Disbursing officer has not paid the tax deducted in the month of Feb 19 amounting to 2 lakhs under CGST and 2 lakhs under SGST to the government's accounts, but has paid it on 14th of May 2019. ओके, मतलब फेब्रुवरी मंथ का अमाउंट था वो तू मई में पे किया. Further, the return for that month is also filed on that date, and the certificate is also issued simultaneously. What are the consequences on such failures to disbursing officer under the GST law? अभी बेसिकली बहुत सिंपल बात है कि अगर पेमेंट करने के लिए डिले हुआ तो क्या होगा, एंड हाँ तो क्या होगा, मतलब व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस. देखते हैं अभी इधर. ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मैंने बोला था, पर अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, सब कुछ टेस्ट हो रहा है क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये सीधा नीचे जाते हैं.
failure to deposit TDS with the government and failure to furnish TDS return with the stipulated time period will result in the following consequences. तीन चीजें लिखेंगे. सबसे पहले इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, बराबर. बाद में लगेगा लेट फी 100 रुपीज पर डे फॉर द पीरियड ऑफ डिले और 5000 रुपीज विच एवर इज लोअर. ये होगा सीजीएसटी के अंदर. इसके वजह से एसजीएसटी का भी सेम आएगा. सो डबल हो जाएगा बेसिकली. सो ये सीजीएसटी का 105,000 है, एसजीएसटी का भी सेम 105,000. सो बेसिकली 210,000 ऐसा हो जाएगा, बराबर. और तीसरा, एप्लीकेबल पेनल्टी विल बी लेविड. सिंपल. ओके. बाद में लास्ट क्वेश्चन है. अमन सेल्स बोट हेडफोन्स थ्रू Amazon e-commerce operator that collects TCS amounts to 100 lakhs. It also supplies notified service under section 9(5) through e-commerce operator amounting to 20 lakhs. ठीक है. Sales return of both headphones is 10 lakhs. ठीक है. What shall be the TCS liability? याद रखना 100 पे तो TCS लगता ही है, बट कहने से उसमें सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स रिटर्न 100 में से 10 माइनस होगा, तो बचेगा कितना? 90. अभी ऐसा भी कुछ हुआ था सप्लाई जो 9(5) के अंदर कवर्ड है, बट थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर हुआ है, तो 9(5) के अंदर जो भी कवर्ड होगा तो उसका लायबिलिटी किस पे होता है? जीएसटी का. वो तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे ही होता है. तो टीसीएस की इधर बात भी आएगी क्या? नहीं आएगी. तो टीसीएस में एक्सेप्शन में हम लोग ने एक पॉइंट देखा था कि अगर टीसीएस के अगर 9(5) के अंदर अगर ये पूरा ट्रांजैक्शन फॉल हो रहा है उस पर टीसीएस नहीं लगेगा. एंड दैट्स वाई इधर कुछ नहीं आएगा. एंड दैट्स वाई मेरा आंसर क्या होने वाला है? सो 90 पे टीसीएस लग जाए. तो नेट टैक्स पेबल इज गोइंग टू बी ऑन 90 lakhs. और ये 0.5% इज द टीसीएस रेट. ये आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी है 0.5% लगेगा, सॉरी 0.5% लगेगा. एंड 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी. एज द केस में भी आईजीएसटी होगा तो ये लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी होगा तो 0.25 0.2. इज एवरीबॉडी क्लियर? यस. ओके. So these are the points of TDS, TCS under GST. I hope you are absolutely crystal clear with this. Now let's move ahead with the value of supply. देखो दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई ना बहुत इजी पॉइंट है, बहुत इजी चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है. जो क्वेश्चंस पूछे गए ना पहले भी, इतना कुछ टेंशन नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोगों को आराम से आ जाएगा. कोली लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, हैज सप्लाइड मशीनरी टू घिसा लिमिटेड. ओके. एंड कुछ इंफॉर्मेशन पूछा है और कुछ नहीं, इतना ही पूछा है. वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ. प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ taxes and discounts. Price of the machinery 5.5 lakhs. ठीक है. Part fitted in the machinery at the premises of Gisa Limited. At the premises of Gisa Limited, part fit किया 20,000. ये भी ऐड हो जाएगा. Installation and testing charges for machinery not included in the price. ये भी ऐड हो जाएगा. जो भी भाई जब कुछ चार्ज किया ना वो सब कुछ ऐड हो जाएगा. Discount at the rate of 2% on the price of the machinery mentioned in 1. मतलब 2% of this reduce हो जाएगा, बराबर. Kohli Limited provides additional discount of 1% at the year end based on the additional purchase of the other machinery for which adjustment is made at the end of the financial year without any change in individual transaction. So अभी हम लोग कुछ भी उसका डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे क्या? एडिशनल डिस्काउंट के बारे में. बिकॉज एडिशनल डिस्काउंट होगा एक कंडीशन की बेसिस पे, और वो डिस्काउंट होगा वो एंड में होगा जो भी आइडेंटिफाई किया है. फॉर एग्जाम्पल तूने अगर इतना इतना सप्लाई किया तो मैं एडिशनल डिस्काउंट दे दूंगा, पर अभी मुझे उसके बारे में मालूम है क्या? नहीं, अभी मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा. अभी पूरा का पूरा तुम्हारा कंप्यूटेशन होगा, उसके बाद याद है क्या, वो क्रेडिट नोट और वो सब की बात होती है. करेक्ट है. तो ये देखो, तो 550, 20,000, 25,000 एंड 11,000 माइनस होगा. यू विल गेट द आंसर एज 5,84,000. अभी मैं तुम लोगों को सब्सिडी के बारे में बात करता हूँ. प्लीज सब लोग इधर ध्यान देना, सब्सिडी का क्या सीन होता है. मुझे बताओ गवर्नमेंट ने कौन सा सब्सिडी दिया? शुड इट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए. बराबर. एडलेस छोड़, होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए. ये अगर एनजीओ का सब्सिडी होगा, अगर ये एनजीओ का सब्सिडी होगा तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में होना चाहिए. बराबर. एकदम सिंपल. अभी कभी कभी ना वो लोग ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं, सब्सिडी ऑलरेडी कंसिडर्ड.
सब्सिडी टेकन केयर ऑफ। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, ब्लाइंडली मैं बोल रहा हूँ फॉलो करना। ये जब भी कंसिडर टेकन केयर ऑफ ऑलरेडी, हाँ कंसिडर टेकन केयर ऑफ, ये जब भी होता है ना, तभी समझना इट इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एकदम बराबर। मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं, 1 मिनट देना मुझे। ये देखो, सब्सिडी ऑलरेडी कंसिडर्ड, ऑलरेडी रिड्यूस्ड, ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ और टेकन इनटू अकाउंट, ये लिखा होगा तो ऐसा मानना कि सब्सिडी इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक 4 केसेस के एग्जांपल, बिकॉज यही तो मेन है वैल्यू ऑफ सप्लाई, और कुछ है ही नहीं। अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज 20,000, चार्ज किया। सब्सिडी ऑफ 8,000 रुपीज हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने दिया था 8,000, एंड सच सब्सिडी इज ऑलरेडी कंसिडर्ड, मतलब इट इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड। गवर्नमेंट ने दिया हुआ सब्सिडी ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, और ये ऐसा ही होना चाहिए। इसके वजह से इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से गवर्नमेंट का सब्सिडी रिड्यूस ही होना चाहिए था, और वो हो गया, तो नो इफेक्ट। बराबर। सब्सिडी ऑफ 8,000 इज गिवन बाय एनजीओ एंड इज ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, सब्सिडी ऑफ 8,000 इज गिवन बाय एनजीओ एंड इज ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब एनजीओ ने दिया हुआ सब्सिडी ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट है, मतलब उन्होंने रिड्यूस करके रखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई से। मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो 20,000 में ये मेरा इंक्लूड होना चाहिए, इसकी वजह से 28,000। बराबर। ओके, इधर देखो, अमाउंट चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स is 20,000, subsidy received from the government is 8,000 and is not considered in the value। not considered बोलने के बाद क्या करने का, रिड्यूस नहीं हुआ है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ये मैं जैसे बता रहा हूं, अगर तुम लोग ने वैसे किया विदाउट क्वेश्चनिंग, तुम लोगों का आंसर कभी गलत नहीं जाएगा। अमाउंट चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज 20,000, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ इज 8,000 एंड इज नॉट कंसिडर्ड इन द वैल्यू। बराबर है, बिकॉज एनजीओ का सब्सिडी रिड्यूस होना भी नहीं चाहिए था और उन्होंने रिड्यूस किया भी नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 20,000 ही होगा। मतलब मैं ट्राई किया तुम लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए, अगर तुम लोगों को और जानना होगा तो मेरा प्रैक्टिस बैच तुम लोग ले सकता ठीक है, और ये बेसिकली सिंपल पार्ट में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, ओके, आ जाओ अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ द मशीन, ओके, फ्लो प्रो का एग्जांपल है। प्राइस ऑफ द मशीन इज गिवन 25,000। Third party inspection charges, such charges were payable by Messrs Flow Pro, but the same have been directly paid by BP Limited to the inspection agency। Can I say मेरा खर्चा सामने वाला ने उठाया, रेसिपेंट का खर्चा, सॉरी सप्लायर का खर्चा रेसिपेंट ने डायरेक्टली थर्ड पार्टी को दे दिया। So any amount paid by the recipient to the third party on behalf of the supplier will be added to value of supply। बराबर। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द मशीन इज 2,000, वो भी ऐड हो जाएगा। बाद में आता है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ मशीन एंड सब्सिडी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ द मशीन इज नेट ऑफ द सब्सिडी रिसीव्ड, मतलब उन्होंने ऑलरेडी कंसिडर किया है, मतलब उन्होंने ऑलरेडी रिड्यूस किया है। पर किसका सब्सिडी था, स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी था, उन्होंने ऑलरेडी रिड्यूस किया है, इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बराबर। समझाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझाओगे तो तुम लोगों को मालूम है ना क्या करने का है। ठीक है सर, इधर तो सर 10 दिन बाकी है एग्जाम के लिए और आप ये सब प्रमोशन कर रहे हो ठीक है सर। डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% इज ऑफर्ड टू बीपी लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 1। 2% कभी भी ना ऐसे सीधा सीधा किस पे लेना है 2%, 25,000। ठीक है, प्राइस ऑफ द मशीन पे लेना। अभी और एक चीज है सब्सिडी की, लिंक्ड टू प्राइस एंड नॉट लिंक्ड टू प्राइस। अभी मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूं कि क्या है क्यों है और वो सब, बट मैं तुम लोगों को एटलीस्ट एग्जाम ओरिएंटेड बता देता हूं। लिंक्ड टू प्राइस के केस में गवर्नमेंट का सब्सिडी होगा तो विल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। एनजीओ का सब्सिडी होगा विल नॉट बी इन सॉरी विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट इफ इट इज नॉट लिंक्ड टू प्राइस, मतलब लमसम अमाउंट मिलता है ना, उसको बोलते हैं नॉट लिंक टू वन सप्लाई। एक प्राइस पे सब्सिडी नहीं है, एक प्राइस का सब्सिडी नहीं है वो, मुझे लमसम पेमेंट मिला है,
उसको बोलते हैं नॉट लिंक टू प्राइस। नॉट लिंक टू प्राइस के केस में वो गवर्नमेंट से मिला हो या फिर वो एनजीओ से मिला हो, याद रखना वो दोनों इंक्लूड नहीं होंगे मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। नॉट लिंक टू प्राइस मतलब लमसम, लमसम मतलब 5 करोड़ रुपए मुझे दे दिया, आई कांट ऐड 5 करोड़ रुपीज टू वन सप्लाई, राइट? बिकॉज दिस इज द लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट जो होता है उसको बोला जाता है नॉट लिंक टू प्राइस। और नॉट लिंक टू प्राइस जो होता है ना, नॉट लिंक टू प्राइस कभी भी मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। सर समझेगा कैसे? तो एग्जाम में लिखा होगा कि लिंक टू मतलब लमसम है कि नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो अज्यूम करना इट इज लिंक टू प्राइस। अगर उनको नॉट लिंक टू प्राइस लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं लमसम मिला है। लमसम मतलब नॉट लिंक टू प्राइस, डू नॉट इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इग्नोर कर देना उसको। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है काफी अच्छा क्वेश्चन है, तीन ही क्वेश्चन है पर जबरदस्त। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू वन ऑफ द मशीन सोल्ड बाय एसक्यूएम लिमिटेड टू एसीडी लिमिटेड इन द मंथ ऑफ फेब एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 9,50,000। ओके, ठीक है। फर्दर फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो 950 तो मेन चीज है, वैल्यू है वो, बराबर। म्यूनिसिपल टैक्सेस चार्जेबल ऑन द मशीन, ये भी ऐड हो जाएगा। आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाज टू डिलीवर द मशीन एट एसीडी लिमिटेड फैक्ट्री, मतलब रेसिपेंट की फैक्ट्री में, तो 65,000 ये भी ऐड होगा। एसक्यूएम लिमिटेड नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट ऑफ 30 days, आफ्टर दैट इट चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द लिस्ट प्राइस। सो एसीडी लिमिटेड पेड फॉर द सप्लाई आफ्टर 45 days, तो इंटरेस्ट लगेगा ना बावा, यस, बट एसक्यूएम लिमिटेड वेव्ड ऑफ द इंटरेस्ट पेबल। कभी भी याद रखना, इंटरेस्ट लगा तो ऐड किया जाएगा, पर ये क्या किया उन्होंने, वेव ऑफ किया, इसके वजह से नो इफेक्ट। चार्ज ही नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या आएगा? नोशनल वैल्यू कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होती। ठीक है। एसक्यूएम लिमिटेड रिसीव्ड 50,000 एज सब्सिडी फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है। सो देखते अभी आगे का क्या है। दिस सब्सिडी वॉज नॉट लिंक्ड टू प्राइस। नॉट लिंक्ड टू प्राइस, भाई इग्नोर दिस, इग्नोर दिस, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग, नथिंग टू ऐड, कुछ नहीं करने का। अंडरस्टैंडिंग? So ACD Limited deducted the discount of 15,000 at the time of final payment, which was not as per the agreement. अगर agreement के हिसाब से डिस्काउंट नहीं है, then in that case सेकेंडरी डिस्काउंट माना जाता है, और सेकेंडरी डिस्काउंट पे भी हम लोग कुछ भी रिडक्शन नहीं करते, तो इसमें भी नो इफेक्ट, बराबर। एसक्यूएम लिमिटेड कलेक्टेड 9,500 एज टीसीएस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कभी भी टीसीएस कलेक्ट किया जाता है ना, वो टीसीएस कभी भी मेरे लिए नहीं होता है, आई एम जस्ट द पर्सन हु इज कलेक्टिंग इट एंड गिविंग इट टू द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा, नो इफेक्ट। समझा क्या? सो बेसिकली ये चारों पॉइंट्स हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे एंड वी विल राइट अ वर्किंग नोट। अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम मस्त। सो 950 प्लस 45 प्लस 65, यू विल गेट द आंसर एज 10,60,000। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस पॉइंट? मैं बताऊं 40 मिनट्स के अंदर अंदर तुम लोगों के मैंने 8 to 9 मार्क्स तुम लोगों के मैंने सॉर्ट किए हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा क्वेश्चन, टीडीएस टीसीएस फेवरेट क्वेश्चन है, अकाउंट्स कभी आता है कभी नहीं आता है, हम लोग अज्यूम करेंगे आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये हम लोग अच्छे से नहीं करते ना, जो आ जाता है एग्जाम के एग्जाम में, इसकी वजह से। बट ये लेक्चर देखने के बाद तुम लोगों का वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इफ यू फील दैट तुम लोगों को और भी क्वेश्चन कवर करने हैं, प्लीज वो मार्क करके रखना और वो भी क्वेश्चन तुम लोग कवर कर लेना। अगर कौन सा हो सकता है ना कि आरटीपी का क्वेश्चन हो या एमटीपी का, आरटीपी तो अलग से करना ही है, तो वो ओवर एंड अबाउट दिस है, करंट अटेम्प्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट आर्टिकल। अंडरस्टैंडिंग? तो दोस्तों ये हम आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कंपाइल एवरीथिंग एंड गिव यू द बेस्ट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सी ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है, बट ये करके जाने के बाद तुम लोगों को काफी कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्सेप्ट्स काफी कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। वाओ, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। एंड दोस्तों अपना एक ही सेशन बाकी है अभी, प्लेस ऑफ सप्लाई वो हम लोग कल करेंगे एंड वी विल बी डन विद आवर जीएसटी क्वेश्चन क्रैकर्स। आज के लिए दिस इज अमित महाजन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय।